हेलो एंड वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में यह वीडियो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानचित्र, इस पर आधारित है। तो सबसे पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। ग्लोब और मानचित्र में क्या डिफरेंस है। लास्ट चैप्टर में हमने ग्लोब को डिस्कस किया था और इस चैप्टर में मानचित्र को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो बहुत बड़े एरिया को पूरे वर्ल्ड में समझने के लिए द्वीप, महाद्वीप, महासागर या देशों इत्यादि की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ग्लोब का यूज़ करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका कहाँ है, पैसिफिक ओशियन कहाँ है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ग्लोब के थ्रू समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सबको ग्लोब में देखना या समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मानचित्र की, तो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानने के लिए मानचित्र का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी राज्य के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में जानने के लिए मानचित्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ग्लोब में ओवरऑल वर्ल्ड को देखा जा सकता है, जबकि मानचित्र या मैप में किसी पर्टिकुलर एरिया को देखा या समझा जा सकता है। आई होप आपको मानचित्र और ग्लोब के बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा। आइए अब चैप्टर को डिटेल में समझ लेते हैं। सो मैप मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र, और थर्ड है थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। सो बेसिकली फिजिकल मैप में अर्थ के नेचुरल डिज़ाइन को, नेचुरल स्ट्रक्चर को दर्शाया जाता है। जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, नदियाँ हो गई या मैदान और महासागर इत्यादि। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। इसके अंतर्गत राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। तो किसी भी राज्य में या फिर किसी भी देश के उनकी सीमाओं का निर्धारण करने वाली रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए राजनीतिक मानचित्र का यूज़ किया जाता है। तो ये एक राजनीतिक मानचित्र का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, तो उनकी बाउंड्रीज जो होती हैं उस चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो किस मैप में करते हैं, वो भी राजनीतिक मैप के अंतर्गत ही आता है। तो राजनीतिक मैप यानी पॉलिटिकल मैप को आप लोग समझ गए हैं। तो अभी तक हमने भौतिक मानचित्र देखा जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को प्रदर्शित किया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों या फिर विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों उनकी सीमाओं का निर्धारण या उनकी जो सीमा रेखा होती है वो किसमें प्रदर्शित होती है, राजनीतिक मानचित्र में। नेक्स्ट है थीमेटिक मानचित्र। तो इस मानचित्र में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग इत्यादि के वितरण वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। जैसे कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए वर्षा मानचित्र नाम दिया जाता है, या वन मानचित्र होते हैं वनों का जिसमें उनकी लोकेशन दिखाई जाती है, या फिर उद्योग इत्यादि होते हैं उनके वितरण को ऐसे मानचित्रों में दर्शाया जाता है। तो थीमेटिक मैप स्पेसिफिक जानकारी को प्रदर्शित करते हैं। किसी एक मानचित्र में एक जानकारी को प्रदर्शित किया या दिखाया जाता है। जैसे उद्योगों को प्रदर्शित किया जाता है या फिर वर्षा वनों को प्रदर्शित किया जाता है। मृदा के प्रकार या मृदा के प्रकारों से संबंधित क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है, या फिर किसी स्थान विशेष की सड़कों को ऐसे मैप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे मैप थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी क्या है या मानचित्र में दूरी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो एक पैमाना मान लेते हैं। जैसे मान लिया 1 सेंटीमीटर अगर मैप में दिखा रहे हैं तो उनको मान लेते हैं 5 किलोमीटर रियलिटी में होंगे। ठीक है। ऐसा करने पर
जो वास्तविक दूरी है वह मानचित्र में दिखाई जाती है, और वो वास्तविक और मानचित्र में जो दूरी है उन दोनों के बीच जो अनुपात होता है वो बराबर का रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। मानचित्र एक आरेख होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है वह वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सकती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। इस प्रकार किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर के बराबर होता है या बराबर मान लेते हैं, तो ऐसे पैमाने छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे दिशा के बारे में बताया गया है कि दिशा का निर्धारण मानचित्र में किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे प्रधान दिग्बिंदु का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे प का मतलब है पश्चिम, पू का मतलब है पूरब, उ मतलब उत्तर और द मतलब दक्षिण। तो इनके बीच में जो दिशाएं आती हैं, जैसे पूरब और उत्तर के बीच में जो दिशा आती है उसको कहते हैं उत्तर पूर्व। पश्चिम और उत्तर के बीच वाली दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व। तो ये दिशाएं हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतीक। यहाँ पे प्रधान दिग्बिंदु के बाद दिया गया है दिक्सूचक। दिक्सूचक से इसका क्या यूज़ है, तो हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, और यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में कहाँ पे होगी, ये रहा उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो उसकी जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की साइड में रहती है। इसी आधार पे हम लोग दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतीक। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं या रंगों, चित्रों या रेखाओं का प्रयोग करके उन्हें हम मानचित्र में दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, रेलवे लाइन है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिया गया है। अगर बड़ी लाइन है तो कुछ इस तरह से उसे दर्शाया जाता है, मीटर लाइन को इस तरह से और रेलवे स्टेशन को इस तरह से RS लिख के जो है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है सड़कों को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर पक्की सड़क है तो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, अगर कच्ची सड़क है तो डॉटेड लाइन में उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है सीमा। सीमा का निर्धारण कैसे होता है। आप लोगों ने मैप अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है वह कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। इंडिया के मैप में जो नेपाल है तो वो कुछ डॉटेड लाइन में है, ऐसे ही भूटान भी कुछ डॉटेड लाइन में बना हुआ है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, उनको डॉटेड लाइन में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। राज्यों के बीच जो रेखाएं होती हैं वो इस तरह से प्रदर्शित होती हैं, और जिलों के बीच में केवल डैश डैश वाली लाइन प्रदर्शित की जाती हैं।
तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है या राज्यों के बीच रेखाएं होती हैं वो तो लगभग सेम है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, तो ये थोड़ा बोल्ड होती हैं और ये थोड़ा जो है सक्रिय होती हैं। लाइन डॉट भी जो होते हैं वो थोड़ा सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है नदी। नदी को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, कुएं को इस तरह से, तालाब को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और नहर या पुल को इस तरह से मैप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, उसको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है पोस्ट ऑफिस को पीओ से, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से और पुलिस स्टेशन को पीएस से प्रदर्शित किया जाता है। बस्ती और कब्रिस्तान को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, पेड़ों को इस प्रकार से और घास को इस प्रकार से मैप में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है रूढ़ प्रतीक के बारे में। तो रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं, ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया जाता है वे चिन्ह रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो ये सभी हम लोगों ने अभी चिन्हों को देखा, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं और इन्हें ही रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इसके बाद कुछ रंगों का प्रयोग भी करते हैं। तो विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इसी उद्देश्य से भी किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का प्रयोग जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप मित्र को अपने घर की लोकेशन या स्थिति की जानकारी देते हैं। तो ऐसे आरेख या ऐसे मानचित्र क्या कहलाते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहलाते हैं। और इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने के सहायता से ही प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये है रेलवे स्टेशन, ये कोई जलाशय है, ये नदी, यहाँ पे मंदिर है और ये कच्ची सड़क डॉटेड लाइन में देख पा रहे हैं और ये जो है पक्की सड़कें हैं। ये है पीएस अर्थात पुलिस स्टेशन और आरएस मतलब रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट दिया गया है खाका के बारे में। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो जो मकान का स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है उसे बनाने से पहले, तो एक तरह से हम मकान का खाका ही खींचते हैं, ठीक है, तो वो खाके के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई हैं, इन्हें देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को बताने वाले मानचित्र। तो एग्जाम्पल है भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र। तो वृक्षों के वितरण को कौन सा मानचित्र प्रदर्शित करता है, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत वृक्षों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए प्रदर्शित करते हैं, तो वह जलाशयों को प्रदर्शित करने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल मैप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो दिक् सूचक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है, जिसे कंपास कहा जाता है। पैमाना आवश्यक है। पैमाना किस लिए आवश्यक है, तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है, रेखा चित्र के लिए और प्रतीक के लिए आवश्यक नहीं है पैमाना। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा। एनसीईआरटी की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।